Hello, friends. Hope that you all are fine and enjoying your lockdown period. मुझे आशा है कि आप सभी लोगों ने आपका जो काम है वो कंप्लीट किया होगा और आप अपना सिलेबस जो है रिवाइज कर रहे होंगे। आज हम एक नई पोएम देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं और वो पोएम जो है वो काफ़ी अ, प्यारी सी पोएम है, अच्छी सी पोएम है, छोटी सी पोएम है, लेकिन बहुत सारा मीनिंग उस पोएम में दिया गया है और उस पोएम का नाम है द बॉल पोएम। बचपन में हम सभी को याद होगा, आप सबको ये एक्सपीरियंस रहा होगा कि कोई भी चीज़ अगर हमारी जो प्यारी सी चीज़ होती थी, अगर वो टूट जाती थी या खो जाती थी तो हम बहुत रोते थे और फिर हमारे पेरेंट्स जो है हमें समझाने की कोशिश करते थे और ये कहते थे कि मैं आपको दूसरी चीज़ वो दूसरा खिलौना ला कर दूंगा, तुम चुप हो जाओ। इस तरह से वो हमें समझाते थे, लेकिन हमारा मन जो है वो मानता नहीं था कि हमें वही चीज़ चाहिए रहती थी जो हमसे खो गई है या टूट गई है। क्योंकि उस खिलौने से, उस चीज़ों से हमारी मेमोरीज़ जुड़ी होती है और इसलिए हमको वही चीज़ चाहिए रहती है। आप अभी भी देख लो, जो छोटे बच्चे हैं वो ज़िद करते हैं कि नहीं मुझे वही चाहिए। तो इसका रीज़न ये है कि हमारी जो मेमोरीज़ उसके साथ जुड़ी रहती है, हमारा एक अटैचमेंट उसके साथ हो जाता है और इसीलिए बार बार कोशिश करने के बावजूद भी हमें वही चीज़ चाहिए रहती है। तो दैट इज़ व्हाट द सिंपल थिंग द पोएट हैज़ मेंशन अबाउट। बट इसके पीछे पोएट ने और एक्सप्लेन किया है, व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर, दैट through this poem, the Ball poem, he has described the reality of life which everyone has to face one day. He has touched the topic of how to stand up against the miseries and sorrows of life. बिल्कुल सही बात है कि कोई भी चैलेंज अगर हमारे सामने आता है या कुछ हो जाता है, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट थिंग एंड वी हैव टू फेस दैट थिंग। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ। और यही जो बातें हैं पोएट ने यहाँ हमें समझाने की कोशिश की है एक छोटे से एग्जाम्पल से। एक बच्चा जो खेल रहा था, खेलते खेलते उसका बॉल पानी में गिर गया और वो उदास हो गया। सो व्हाई ही डिडंट वांट टू गिव हिम a new ball, he had explained about. So let us start the discussion of the poem, The Ball Poem. द बॉल पोएम का डिस्कशन करने से पहले मैं आप सभी को एक छोटा सा वीडियो बताना चाहूँगी जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। हाउ वी आर वेरी अटैच्ड विद द थिंग्स एंड वी आर रियली वेरी सैड then disappointed whenever such types of miseries are there in our life. But what is important there, that we have to accept and face this challenge to move forward in the life. तो आइए चलो देखते हैं एक छोटा सा वीडियो।
let us begin with the poem The Ball Poem. आपने अभी जो वीडियो देखा उसमें ये बताया गया है कि कैसे दो अलग अलग विचारों से वो सीड्स जो है वो सोचते हैं. वन सीड इज थिंकिंग इन अ वेरी पॉजिटिव वे, अनदर सीड इज थिंकिंग इन अ नेगेटिव वे. No doubt it is basically having the theme of positive attitude and negative attitude. लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि the seed which was very positive there, he accepted the situation. The seed which was not positive, who was thinking in a very negative way, उसने सिचुएशन एक्सेप्ट नहीं की. और यही थीम जो है द बॉल पोएम की है. तो आइए हम अभी डिटेल में इस पोएम के बारे में जानते हैं. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द पोएट वांट्स टू से थ्रू दिस पोएम. So let us talk about what the poet is trying to explain through the poem. So the poet is talking about a little boy who has lost his ball. The boy was playing with his ball. The ball skipped from his hand and went into the nearby water body. The poet says that this sight of the boy losing his favorite ball made him think about the boy and his reaction to this situation. यहाँ पे पोएट ये बोल रहा है कि उन्होंने एक छोटा लड़का देखा जो अपने बॉल के साथ खेल रहा था, और जब वो खेल रहा था तो खेलते खेलते वो बॉल जो है पानी में गिर गया. पोएट ने वो देखा और उनको ये भी देखना था कि बॉल जब पानी में गिर गया है तो उस बच्चे का रिएक्शन क्या था उस सिचुएशन. देन द पोएट सॉ दैट द बॉय वाज हेल्पलेसली लुकिंग इनटू द वाटर वेयर हिज बॉल हैड गॉन. ही वाज वेरी सैड एंड वाज ट्रेम्बलिंग विथ फियर. तो पोएट ने ये देखा कि जब वो बॉल पानी में गिर गया तो वो बच्चा जो है वहाँ पे खड़ा था. ही वॉज हेल्पलेसली लुकिंग इन टू द वाटर, जहाँ पे वो बॉल गिरा हुआ था. ही वॉज वेरी सैड एंड ट्रेम्बलिंग विथ फियर. सो ऐसे सिचुएशन में बच्चों का क्या रिएक्शन होता है, तो आइए देखते हैं एक वीडियो. अच्छा जाकर डूबी So we have seen that how that little boy was crying for his teddy bear which fell into that water. वो इतना रो रहा था कि उसको वो टेडी बियर चाहिए था. ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा अटैचमेंट उन चीज़ों के साथ हो जाता है जो चीज़ें हमारे पास काफ़ी समय तक रहती है, और इसीलिए बचपन की यादें भी हमारे साथ रहती है, वो चीज़ें भी हमारे साथ रहती है. तो एनी वे देयर, लेट अस प्रोसीड फर्दर what the poet wants to say. As already the poet has described that the ball fell into the water and the boy was very sad and was trembling with fear. He was feeling sad that he got immersed in his sorrow, that he kept standing near the harbor for a very long time and
kept on looking for his ball. जैसे ही बॉल पानी में गिर गया, वो छोटा सा बच्चा जो था वो उस बॉल की तरफ देखता रहा. तो यहाँ पे भी जो वीडियो मैंने अभी आपको दिखाया उसमें भी वो बच्चा जो है वो रो रहा है और उसको वो टेडी बियर चाहिए था, इसीलिए वो वहाँ से जाने के लिए भी तैयार नहीं था. Then after that, what the poet has described there, as his ball went down, fell into the water. So I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. So ये thought poet के मन में आया कि he could console him that he may get new ball, or he could also give him some money to buy another ball. ये विचार पोएट के मन में आया कि मैं उस बच्चे को समझाना चाहता था या उसको समझा बुझाकर मैं शांत कर सकता था by giving him money to get another new ball, or by purchasing the ball and giving back to the boy. But उन्होंने ऐसा नहीं किया. But he stops himself from doing so because the poet thought that money may bring a new ball but will not bring the memories and the feelings which are attached to the lost ball. पैसे से तो नया बॉल आ सकता था, लेकिन जो मेमोरीज उस बॉल के साथ जुड़ी थी वो नहीं वापस आ सकती थी. And he further says that the time has come for the boy to learn his responsibility. अभी ये टाइम है जब बच्चे जो है या बच्चा जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और सीखे. And now the poet here wants to say that the boy will learn the toughest lesson of the life, the lesson of accepting the harsh realities of life, that one day we will lose our loved ones and our loved things. This is what the reality is, कि एक दिन ये सबके साथ होने वाला है, that we will lose someone or we will lose the loved things. So that is what the summary of the poem is here, which is describing the reality of the life, that everyone here will lose something or someone in the end. So to start with the poem with explanation, what is the boy now who has lost his ball? What is he do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over, there it is in the water. So now in these lines, merrily, then up to that line there, merrily over means the meaning is there is the ball he was playing, he was very happy, bouncing, jumping up and down. In these lines, the poet is talking about a boy who has lost his ball. He wants to know about him and his reaction about he has lost his ball. Further, he asked himself that what this boy will do after losing the ball. The poet has seen the ball going away from the boy. He says that the ball was cheerfully jumping up and down in the street. This means that when the ball skipped from boy's hand, it went into the street and later on it fell into the water. So that is what in the beginning the poet has described, कि वो रास्ते पे खेल रहा था और खेलते खेलते वो बॉल जो है पानी में गिर गया. सो यहाँ पे हम जो फिगर ऑफ स्पीच या लिटरली डिवाइसेस की जब बात करते हैं तो देयर इट इज़ इन द वाटर, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो एक्सक्लेमेशन आएगा. एंड देन what is he to do? The question is there, so interrogation, the figure of speech or the poetic device is interrogation, as the question is asked in the line. The next stanza, an ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dim another ball is worthless. Now he senses first responsibility.
In the lines, the meaning of the words grief, the meaning is sorrow, rigid, fixed, trembling, shaking, harbor, that is a port or a dock, intrude, invader, जो अंदर घुसता है वो intrude और invader. Then is dime, that is 10 cents. US में जो 10 cents होते हैं वो worthless, useless. So now here in these lines what the poet is saying that there is no benefit of consoling the boy by saying that he will get another ball because he has other balls too. कोई फायदा नहीं है उस बच्चे को समझाने का कि क्यों रो रहे हो, तुम्हें और दूसरा बॉल मिल जाएगा. He says so because the boy is feeling very sad. No doubt the boy was very sad. He is completely surrounded by sorrow. He is sad because all the memories of the childhood days went down the harbor with the ball. जैसे ही बॉल चला गया वैसी सारी मेमोरीज जो है उस बच्चे की मानो उस बॉल के साथ पानी में चली गई. Here the poet says that the boy is very sad as the ball which has gone now into the water, it reminds him about those sweet memories of the times when he owed it. वो बच्चा बहुत खुश था उस बॉल के साथ जब वो खेलता था, लेकिन अभी वो सब यूजलेस था. And so now afterwards this loss is unbearable for him and he is grief stricken. इसलिए वो दुखी था क्योंकि सारी उसकी जो बचपन की यादें उस बॉल से अटैच थी. द पोएट सेज दैट ही कांट इवन टेल द बॉय टू टेक सम मनी फ्रॉम हिम. वो ये भी नहीं बोलना चाहते थे कि पैसे लेके दूसरा बॉल खरीद लो. ही सेज सो बिकॉज द न्यू बॉल विल नॉट ब्रिंग द सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द बॉय. वो आप खुद समझ सकते हो ऐसी चीज़ों से जब हम बचपन में अटैच थे तब, कि नया टॉय या नया खिलौना भले ही हमको मिल जाता था, लेकिन जो अटैचमेंट उस पुराने खिलौने के साथ हो जाती थी वो वापस नहीं आती थी. वही यहाँ पे पोएट बोलना चाहते. फर्दर द पोएट सेज दैट द टाइम हैज़ कम फॉर द बॉय टू लर्न द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिज थिंग्स. अभी वो बच्चा बड़ा हो रहा है तो he should learn something, he should learn to take the responsibility now. और इसीलिए पोएट जो है मदद करने की सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने उसकी हेल्प नहीं की. Now the last stanza. In a world of possessions, people will take balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back, money is external. And he is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and must know many days, how to stand up. So possessions, what is the meaning? That is ownership. External, which is the things which we feelings are not attached. Then is epistemology, that is, it is a Greek word. Epistem means knowledge. Now here in this last stanza, the poet is saying that the boy has to learn that in this materialistic world, many of his belongings will be lost. Materialistic world means what? जो हम यहाँ पे हमारा घर है, प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, बंगला है, ये सारा जो है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होता है. एंड वी कैन लूज एनीथिंग while living here. Then he has also personified ball as his belongings, be it the worldly things or the relationships he is in the possession. Materialistic things जो है वो भी हम लोगों को छोड़ना पड़ता है या हम लोग खो देते हैं, और रिलेशनशिप भी. बोथ द वे वी आर लूजिंग. देन हियर द पोएट इज ऑल्सो सेइंग दैट मनी कांट बाय यू एवरीथिंग. तो कितनी बार हमने ये डिस्कशन किया है कि दिस पैंडेमिक सिचुएशन हैज़ टॉट अस द लेसन, द बिगेस्ट लेसन, दैट मनी कांट बाय यू एवरीथिंग. पैसों से हम सब कुछ खरीद सकते हैं. ये जो भावना हमारे मन में पहले थी वो कहीं ना कहीं हमको आज ये सीखने पे मजबूर कर रही है कि पैसा
सब कुछ नहीं है ज़िंदगी में। और यही बात अभी पोएट यहाँ पे बोल रहे हैं। एंड फर्दर, if it does buy you some materialistic things, still it will not be able to buy the sense of belongingness. जो बिलोंगिंगनेस, जो मेमोरीज है, वो हम कभी भी खरीद नहीं सकते। ऐसा होता तो हर कोई पैसे वाला आदमी जो है पैसे देके अपनी मेमोरीज खरीद लेता या अपनी पास्ट डेज खरीद लेता, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता। He says that the boy is learning now how to stand up against the sense of lost things. ये हमको सीखना पड़ता है कि जब कुछ ऐसा ज़िंदगी में हो जाता है तो हमको फिर से खड़ा रहना है, फिर से जीने के लिए आगे बढ़ना है। This means that the boy is trying to learn the real truth of life, which states that you have to accept the miseries of life and stand up. कोई भी दुख से भाग नहीं सकता। जो भी दुख है उसको झेलना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है। और ये किसी को भी हो सकता है। इवन वी बिलीव दैट लॉर्ड राम एंड लॉर्ड कृष्णा, उनके ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव आए और उन्होंने उसका सामना किया। सो दैट इज़ वॉट वी कैन लर्न फ्रॉम देम। दिस इज़ द ट्रूथ, और यही ट्रूथ है विच एवरी वन हैज़ टू लर्न in the life. The harsh truth of standing up against the odd miseries of life that everyone has to bear. सबको इस फेज में से जाना पड़ता है, और जो इस फेज में से जाके बाहर निकलता है वो ही सक्सेसफुल बन सकता है। So that is what the important message is there given by the poet through the poem.